इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। जिस कानून से नागरिकता देने की बात की जाती है, उसके नाम पर देश में डर फैलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बार बार देश के मुस्लिम समाज को भरोसा दिया कि इस कानून से डरने की जरूरत नहीं, इस पर जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग हैं जिन्होंने विरोध में मुस्लिमों के डर की आग भड़का दी और अब सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। एक वक्त था जब यह विरोध कानून को लेकर था, लेकिन अब इसमें भी हिंदू मुसलमान किया जाने लगा है। कई नेता इसे बांटने वाला कानून कहकर मुस्लिम समाज को भड़काने में लगे हैं। उन्हें डरा रहे हैं कि मोदी सरकार उनके साथ नहीं बल्कि खिलाफ है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और आज के बहस की शुरुआत कराएंगे। और बड़ा सवाल यह लगातार बना रहेगा कि क्या मोदी सरकार सचमुच मुस्लिम विरोधी है। मैं इस दिल को मानता हूं कि हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है? क्या नागरिकता कानून के विरोध के बीच देश में ये डर फैलाने की साजिश हो रही है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है? जो हिटलर की चाल करेगा, वो हिटलर की मौत करेगा। तेरे खून से ये सवाल जरूरी इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार बार बार ये कह रही है कि नागरिकता कानून छीनने वाला कानून नहीं है, लेकिन फिर भी देश में विरोध की आग फैलती जा रही है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं का दावा है कि देश भर में एनआरसी लागू करने की दिशा में सीएए सिर्फ पहला चरण है। डर यह भी फैलाया जा रहा है कि अगर एनआरसी पूरे देश में आता है तो जिन लोगों को बाहरी बताया जाएगा उसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग ही होंगे। यही भ्रम है जिसकी वजह से मुस्लिम भड़क गए और कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। ये आप डॉक्यूमेंट जब दे देंगे तो वो कहेगा कि नहीं, आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए मैं इससे मुतमईन नहीं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। तो आपको क्या लिखेगा? डाउटफुल। डाउटफुल सिटीजन लिखेगा। अब डाउटफुल लिखने के बाद आपसे वो ओहदेदार कहेगा कि असद साहब जरा और डॉक्यूमेंट लाइए, मैं मुतमईन नहीं हूं। अब सिलसिला चला तो लोटे को भी लाना पड़ेगा। नहीं, क्या मालूम, उसका टेस्ट करा के देख लो भाई, ये लोटा लेकर गए थे। अगर देखना है तो बैतुल खला की कमोड भी देख लो। अरे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दिए, उसके बाद वो मुतमईन हो गए, अच्छा है। हर तो बैतुल खला की कमोड भी देख लो। अरे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दिए, उसके बाद वो मुतमईन हो गए, अच्छा है। हर चीज वोट के नजर से देखने की आदत सी पड़ गई है। इन लोगों की जुबान कहां मर गई थी जिस समय कश्मीर से हिंदू निकाले जा रहे थे। आज तो केवल 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 नागरिकता उनको देने की बात है जिसको गांधी जी ने कहा था, नेहरू ने कहा था, लोहिया ने कहा था, कम्युनिस्ट ने कहा था और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी अनुशंसा की थी राजस्थान में 2003 में। सीएए एक्ट नागरिकता कानून है, धार्मिक कानून नहीं। लेकिन हमारे नेताओं ने चालाकी से इसमें धर्म का एंगल डाल दिया है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस अफवाह को बहुत सोची समझी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। इतनी स्पष्टता के बावजूद कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है। मुस्लिम समुदाय को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा या फिर उन्हें डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है और इसी भ्रम के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लगातार सबका साथ सबका विश्वास की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद
सीएए के विरोध के नाम पर यह प्रसारित किया जा रहा है कि सरकार मुस्लिम विरोधी है। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं, फिर सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। यासिर जिलानी है जो कि आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से है। फिरोज बख्त अहमद है जो कि चांसलर है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। मौलाना शाकर जैदी साहब हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। इलियास शराफुद्दीन है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। मौलाना कासिम खान है जो कि प्रेसिडेंट है नूरी एकेडमी के। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप मौजूद हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। ऐसा क्यों हो गया, हालात ऐसे क्यों बन गए देश में कि आप लोग देखते रह गए और विपक्ष ने यह प्रसारित कर दिया कि सरकार की इमेज मुस्लिम विरोधी है, नागरिकता कानून मुस्लिम विरोधी है? देखिए, एक बार नहीं, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। एक बार नहीं, अनेक बार हमारे लीडरशिप, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे और भी लीडर्स हो, बार बार एक ही आवाज में कहा है कि ये सीएए जो है नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। ये कानून से सिर्फ वैसे लोग जो पाकिस्तान से आए हुए हैं या बांग्लादेश से आए या अफगानिस्तान से आए हुए हैं, और वो जाहिर है वहां की माइनॉरिटी है, यहां पर इनको जो नागरिकता दी जा रही है। और ये उसी चीज का जो काम किया, उसी को काम को किया है जिसकी पेशकश गांधी जी भी कर रहे थे, नेहरू जी भी कर रहे थे, और 2009 तक अगर आप देखिए तो आज जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, वो उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने, गहलोत जी ने भी इसकी पेशकश की थी। हमने तो वही काम किया जो बार बार जिसकी पेशकश हर लीडर्स ने की थी। लेकिन आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कसूर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सब की डिमांड को रखते हुए ये काम किया है। लेकिन इन लोगों से पूछिए कि ये जो काम उठाते हैं वो करते तो नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं तो उसमें बुराइयां निकालते हैं। भाई, देश के मुस्लिम को कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूं, मैं सीना ठोक के बोलता हूं, बीजेपी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं कि किसी के माए के लाल में हिम्मत है कि मुस्लिम समाज के किसी आदमी को भी निकाल दे, इसलिए कि ये भड़काने वाले। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, इसकी ताकत हमारे पार्टी ने दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है। ये कहते हुए कि किसी मुस्लिम समाज के लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अमित शाह भी यही बात कहते हैं। सुन लीजिए, फिर आप ही के पास में हूं। अमित शाह भी यही कहते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ट्विटर कैंपेन चला दिया। एक वजह मुझे समझा दीजिए कि आखिरकार आपके इन तमाम वादों, तमाम कैंपेन के बावजूद मुस्लिम समाज में भरोसा क्यों नहीं जग पा रहा? लोग क्यों नहीं बात मान पा रहे? अभी भी शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा है, शाहीन बाग की आग पूरे देश में फैल रही है, अलग अलग शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। लोगों में भरोसा आप क्यों नहीं जगा पा रहे? अरे भाई, इतना लंबा सवाल से अच्छा जवाब सुन लीजिए जी। देखो, सुन लीजिए, मैं उसकी बात को कह रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, ये बात हकीकत है, इस बात को तस्लीम करता हूं कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं डर भय का माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन जो बेसलेस बातों को दिमाग में लाके मुस्लिम समाज को ये ढाल बना रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी की पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये सारी पार्टियां इनको इस्तेमाल कर रही है। मुस्लिम विरोधी बता के हमें अपने आप को मुस्लिम का खैरखा बनना चाहती हैं और इसमें सिर्फ अपना राजनीतिक। ठीक है, चलिए आपकी इसी बात को लेकर जफर जी मैं आगे बढ़ता हूं। समझना पड़ेगा, ठीक है, देश की सरकार जो है, जो बार बार कह रही प्रधानमंत्री, उसमें सच्चाई है, या ये लोग जो बार बार वर्गलाते हैं उनमें सच्चाई है? ठीक है, आपकी इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। इलियास शराफुद्दीन, एक बात बताइए, क्या सिर्फ मुस्लिमों के समाज में डर दिखाकर अपनी सियासत की रोटियां सेकी जा रही है, सरकार के खिलाफ गलत बातें फैलाकर? मोदी जी बोलते कुछ और करते कुछ, इसीलिए 100 करोड़ भारतीयों का इन पर से भरोसा उठ गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के चारों भाई इसलिए सीएए के मुखालिफत में आ गए क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीए एनआरसी को अलग अलग नजर से ना देखे, हम बराबर अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, दोनों को लेकर आएंगे और लाकर 38 साल जिससे इंडियन आर्मी में नसरुल्लाह ने मेहनत की उसको निकाल के बाहर डाल देंगे, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद की फैमिली को बाहर डाल देंगे और ऐसे काम करेंगे। तो इसकी बुनियाद पर आज हिंदुस्तान का कोई भी शहरी बीजेपी गवर्नमेंट पर भरोसा करने तैयार नहीं है। 70% स्टेट रियासतें भरोसा करने तैयार नहीं है, इसीलिए असेंबली पे सीए के खिलाफ बिल पास करते जा रहे हैं।
नहीं निहाल शराफुद्दीन, सच्चाई तो ये भी है ना, सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, लेकिन आप लोग अपने समाज के बीच में, अपने कौम के बीच में लगातार ये बात फैला रहे हैं कि ये छीनने की बातचीत है, साहब आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये डर बिठाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं आप लोग। धर्म के नाम पर कभी भी नेहरू, गांधी और अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी मुसलमानों को खिलाफ रखकर अलग करके सीए लाने की बात नहीं की थी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का जो जहरीला रवैया है, शमशान खबरस्तान की पॉलिटिक्स है, कटवे मुल्ले खबरस्तान जाओ या पाकिस्तान जाओ, ये नारे लगाते हैं उनके लोग। इसीलिए वो धार्मिक एंगल से इसको लेकर आए जो भारतीय संविधान और दस्तूर के खिलाफ है। इसीलिए दस्तूर को बचाने के लिए पूरे 100 करोड़ हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ठहर गए हैं और अब मोदी सरकार पर भरोसा करने तैयार नहीं है, इनके झूठे वादे, जुमले और मक्कारी की वजह से। ठीक है जफर साहब, इनका एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मौलाना शाकर जैदी के पास। देखिए, मैं ये सारे जितने लोग बैठे हैं सब बिल्कुल इत्मीनान से हैं। उनको पता है कि इनके इनकी जो सिटीजनशिप को कुछ नहीं होना है, ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी सियासी दाव पेच में ये कहीं ना कहीं फंस गए हैं, इसलिए ये बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी या और दीगर पार्टियां कह रही हैं। उनका तो राजनीति फायदा समझ में आता है, लेकिन मुस्लिम समाज के नाते होने के नाते हम तो अपने फायदे को समझ सकते हैं, हमें नुकसान और फायदे को, इससे सिर्फ हम एक मोहरा बन रहे हैं। और ये इनको पता है कि हमें इनके नागरिक को कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कि आर्टिकल 10 उसकी प्रोटेक्शन देता है कि एक बार आप देश के नागरिक बन गए तो उसके बाद आपकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। फिर भी इन्हें कौन समझाए, इसलिए जब अगर दिमाग में इन्हें गलत फहमियां भर दी गई है तो इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको इनके दिमाग से बाहर निकाला जाए। अफसोस की बात है, मैं अफसोस जाहिर करता हूं कि कुछ ऐसे लीडर हैं मुस्लिम समाज के। शाहीन बाग को इस तरह से मत पेश कीजिए कि पूरे मुस्लिम समाज बैठा है। अरे कुछ मुट्ठी भर लोग बैठे हैं। शाहीन बाग में लाखों लोग रहते हैं और चंद 100 लोग बैठे हैं वहां पर, उसको आप पूरा शाहीन बाग मत मानिए। ठीक है जफर साहब, मैं आगे बढ़ता हूं। शाहीन बाग के लोग जिनको जितनी तकलीफ हो रही है, ये वही लोग वहां से लोगों को हटाएंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है मौलाना शाकर जैदी साहब, ये सिर्फ गुटबाजी है क्या जिसका हवाला दे रहे हैं? आर्टिकल का हवाला सरकार दे रही है, सरकार के लोग भरोसा दे रहे हैं, फिर भी भरोसा नहीं, या फिर भरोसा नहीं दिखाने की कोशिश? देखिए ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज तो हम आपको और तमाम आपके व्यूअर्स को सलाम पेश करते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त ये सीए और एनआरसी को लेकर हमारे देश में जो इस वक्त एक अजीब व गरीब माहौल पैदा किया गया है, ये वाकई हमारे इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। पहली चीज, हमें इससे बचना है, हमें इसकी हकीकत को देखना है। रहा सवाल यह है कि भरोसा क्यों नहीं है, भरोसा कैसे किया जाए? आप ये बताइए कि जब इनकी पार्टी में खुद प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री में आपस में तालमेल नहीं है, गृह मंत्री जी कुछ और स्टेटमेंट देते हैं और प्रधानमंत्री जी कोई और स्टेटमेंट देते हैं, तो जब इनके वहां खुद ही आपस में तालमेल नहीं है तो देश की जनता कैसे इनकी बात को समझे? तो पहली मेरी गुजारिश ये है कि पहले ये अपने में तालमेल बनाए कि आखिर एनआरसी लाएंगे या नहीं लाएंगे, सीए क्यों ला रहे हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है, आज देश को इस तरह से क्यों बांटा जा रहा है? जिस देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों पर, एक दूसरे के प्रोग्राम में शाना बशाना शामिल होते थे, आज उनको आपस में डिवाइड क्यों किया जा रहा है? ये देश हमको बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कुर्बानियों के साथ आजाद होकर मिला था। इसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबकी बराबर की कुर्बानी है। नहीं शाकर जैदी साहब, सरकार ने कहा हिंदू मुस्लिम की बातचीत कही, मैं चाह रहा था कि पहली बार में इंटरप्ट ना करूं। सरकार ने कहा हिंदू मुस्लिम की बातचीत कही, सरकार ने यही कहा ना एक कानून के जरिए कि जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो प्रताड़ित होकर आए धार्मिक आधार पर, उन्हें हम नागरिकता देंगे। हिंदू मुस्लिम तो विपक्ष ने खो दिया ना, अब वहां पर मुसलमान तो अल्पसंख्यक हो नहीं सकते। नहीं, देखिए ऐसा है, सरकार ने कहा है, सरकार ने, हम खुद ये बात कहते हैं कि देश में नहीं, दुनिया के जिस भी कोने में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं,
बल्कि श्रीलंका में जो तमिल निकाले जा रहे हैं, सरकार को उनको भी शरणार्थी बनाना चाहिए, उनको भी नागरिकता देनी चाहिए। आखिर उन हिंदुओं को सरकार ने क्यों छोड़ा? ये क्या चक्कर है? नहीं, ठीक है ना, फिर तो आपके हिसाब से धर्मशाला बना दिया जाए। बांग्लादेश ठीक है, ठीक है शाकर जैदी साहब, मैं आपकी बात समझ गया। मौलाना कासिम खान साहब, एक कमेंट फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो फिरोज बख्त अहमद जी का रुख करूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूं यासिर जिलानी जी। मौलाना कासिम खान, अगर सरकार इस देश को धर्मशाला घोषित कर दे और कह दे कि आइए भाई हम मुस्लिमों को भी नागरिकता दे देंगे, तो आप लोगों के लिए ठीक होगा, फिर यह विरोध प्रदर्शन तब थम जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि आप इसको धर्मशाला बनाइए और जर्रे को सूरज बनाओ तो जाने, बड़े काम की चीज तुम तो हो लेकिन हमारे भी कुछ काम आओ तो जाने। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। अभी चंद सालों पहले हमारा मुकाबला चाइना से होता था, अमेरिका से होता था। अगर इन मुल्कों में, जिन मुल्कों का नाम लिया जाता है, वहां पर अगर मानवता को खतरा होगा तो हमने पहले भी वो काम करके दिखाया है कि एक जगह पर हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर मानवता कुचली जाती थी तो हमने उस मुल्क को 2 टुकड़े कर दिए, नक्शा बदल दिया। हम इसको धर्मशाला नहीं, अपने पड़ोसियों में भी अगर गलत हो रहा है तो हम उस गलत को सही करेंगे। सरकार ने वही किया ना मौलाना साहब, सरकार ने वही किया ना, जब अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, क्या आपको यह बेहतर तरीके से मालूम नहीं है, या फिर मैं उसके आंकड़े और उसकी तस्वीर आपके सामने रखूं? नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है और हम समझ रहे हैं कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। ये हमारा मुकाबला है ना, अमेरिका वाले हमसे घबराते थे, चाइना वाले घबराते थे। अगर वहां पर मानवता को खतरा होगा, वहां पर अल्पसंख्यकों को खतरा होगा, तो हम उस मुल्क की जोग्राफिया बदल देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा कभी हिस्सा थे, हम उस हिस्से को भी अपना लेंगे। ठीक है, चलिए। हमारा कासिम खान साहब ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जिस पर कानून सरकार लेकर आई, मैं वहां की बातचीत कर रहा हूं, आप अमेरिका पहुंच गए। चलिए फिरोज बख्त अहमद साहब, इनका जवाब दीजिए। और क्या आपको लगता है कि सिर्फ सियासत के लिए सरकार की इमेज मुस्लिम विरोधी बनाई जा रही है? जी देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नहीं, बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। हजरत जी, शाम का जो एनआरसी देखकर थोड़ा सा जो भयभीत, थोड़ा सा सब्र, जो C-AA मौलाना साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे हम लोग। देखिए ऐसा है, ये कुछ ऐसी ताकतें हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी जो हमारे मुल्क को, प्यारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा जब 2014 से पहले ये मोदी जी आने वाले थे, तो मतलब मोदी जी आ गए थे, तो ये कहा जा रहा था जी सारे मुसलमान जो है निकाल दिए जाएंगे, उनके साथ जुल्म किया जाएगा, उनके इदारे बंद कर दिए जाएंगे, उनका जो मजहबी जो रहना सहना है वो उसका नाक में दम कर दिया जाएगा। लोगों ने 5 साल देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या सियासत रची, जो मुल्क को डिजिटल दिए जाएंगे, उनके साथ जुल्म किया जाएगा, उनके इदारे बंद कर दिए जाएंगे, उनका जो मजहबी जो रहना सहना है वो उसका नाक में दम कर दिया जाएगा। लोगों ने 5 साल देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या सियासत रची, जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने वाले इंडिया में रहते हैं, उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग बनाया, उसमें लुटियंस दिल्ली वाले लोग भी आ गए, उसमें खान मार्केट गैंग भी आ गया, और उन्होंने कभी तो इंटॉलरेंस का मसला खड़ा कर दिया, कभी अवार्ड वापसी खड़ी कर दी, कभी वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी, कभी राष्ट्रगान पे खड़े नहीं हुए। मतलब एक के बाद ऐसी चीजें एक निकाल के ला रहे हैं, तो जीना हराम कर दिया है सरकार का। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद यह है, अच्छा हमारे भाई ने जफर सलाम साहब ने वो सारा बातें समझा दी हैं पब्लिक को कि भाई एनआरसी से कोई खतरा नहीं है, ये कानून है, पास हो गया है, ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फाइलें बनेंगी, लोग आपके पास आएंगे, कागज दिखाइए, बताइए, और ये मत करिए कि कागज आप दिखाने से मना कर दें। ये फाइलें बनेगी, ये चली जाएंगी, अलमारी में रख दी जाएंगी। कोई भी, जैसे जफर सलाम ने कहा और प्रधानमंत्री ने भी इतनी बड़ी रैली में रामलीला ग्राउंड से कह दिया कि इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ लोग जाकर के शाहीन बाग में कह रहे हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। तो मैं आपके चैनल से, चूंकि ये चैनल न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी देखा जाता है, मैं बबांग दहलिए ये डिक्लेयर यहां से करता हूं
एक भी मुसलमान यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। एक भी मुसलमान ना तो मुल्क बदर होगा, ना डिटेंशन कैंप में जाएगा। ख्वाह मख्वाह वो अपोजिशन पार्टियां कि जिनके नीचे से जमीन निकल चुकी है, जिनकी सत्ता जा चुकी है, सत्ता में वापस आने के लिए मुसलमानों को मुसलमानों को भटका रहे हैं, भड़का रहे हैं और मुसलमानों के कंधे पे बंदूक छोड़ रहे हैं। ठीक है, मुसलमान इनसे बचे, इनके कहने में ना आए। ठीक है। यासिर जिलानी साहब, आप तो आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हैं। आरएसएस का अपना इतना बड़ा कैडर है और उस कैडर के जरिए भी कोशिश हो रही होगी, लेकिन वजह क्या है कि अभी तक भरोसा नहीं जगा पा रहे आप देश के लोगों में और देश के मुस्लिम वर्ग में? जी, मैं बिल्कुल आपको तर्क और सच की बात करूंगा। जो लोग इस एक्ट को समझ नहीं पा रहे, उनको सिर्फ उनसे एक मेरा सवाल है कि प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी क्या होती है, वो अगर समझा सकते हैं तो बताएं। मैं जवाब दूं? वो नहीं समझा रहे हैं। आज जो पूरे एहतजाज आप देख रहे हैं शाहीन बाग से लेके तमाम, ठीक है, जवाब ले लीजिए। यासिर जिलानी साहब, जवाब आ रहा है। अभी सुन लीजिए, मैं आप लोग सुन रहे थे तो आप बाद में दीजिएगा। सुन लीजिए, अभी तो मैंने शुरुआत करी। प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी नहीं है, बोलिए। माइनॉरिटी बोलते पहले अच्छे से सीखो, फिर बोलना शुरू करो। प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी पर जहां पर जुल्म हुआ, फिर जहालत वाली बात करने लगा। पहले जहालत वाली बात करने लगे। और अफगानिस्तान में अगर हिंदुओं पर जुल्म हुआ उसको तो भारत में भी मस्जिदों को तोड़कर दरिंदों ने जुल्म किया। गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक फसादात करके दरिंदों ने जुल्म किया। कहीं पर कश्मीरी पंडितों पर भी कुछ जुल्म हुआ, कश्मीरियों पर भी जुल्म हुआ। तो ऐसे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, खाली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नहीं, और कहीं पर भी जुल्म हुआ। हमारे मुल्क का हिस्सा थे, हमारे मुल्क से कटे थे। और ये सुनिए, आप उनको तो कह रहे हैं पढ़ के आइए, आप भी पढ़ के आइए। ये हमारे मुल्क का हिस्सा थे और हमारी बाउंड्रीज जो थी रशिया तक मिलती थी पहले, ठीक है। और नेहरू और इंडिया का बना था लॉर्ड माउंटबेटन के सामने कि माइनॉरिटीज यहाँ भी और वहाँ भी आराम से रहेंगी। आप तो नहीं बात समझ पा रहे हैं, आप दूसरों को। और इस वजह से फिरोज साहब मर रहे क्यों हिंदू मुसलमान रोजाना, इसीलिए तकलीफ में है। अरे बांग्लादेश और ठीक है, इलियास शराफुद्दीन, आपने जो कहा यासिर, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, अब देखिए, ये मुझे अल्फाजों को उलझा के नफरत का काम कर गए इन्होंने, क्योंकि इनके अंदर इतनी जहालत भरी हुई है कि ये इनके पास कैसे वर्ड पहुंच गया उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त सड़कों पे हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इनको सुनने की आदत नहीं है, बीमारी है बोलते रहने की। हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, बिल्कुल सच है कि इस वक्त सड़कों पे। शाहीन, मैं बोल नहीं सकता पांडे जी, मैं इस तरह की डिबेट मुझे पसंद नहीं। अगर ये बोलेंगे तो मैं इनको इनसे सुनिए। नहीं, अपनी बात पूरी करिए, फिर इलियास शराफुद्दीन सुनकर जवाब दीजिए। एक एक कर आप लोग बोलेंगे तो बात भी समझ में आएगी। एक दूसरे के ऊपर ना बोलिए, थोड़ा डिसिप्लिन से चलते हैं हम लोग। देखिए, मैं जो बात कह रहा मैं जो बात कह रहा हूं, मैं इनसे पूछ लूं कि 1955 का जो एक्ट है वो बता दीजिए। नहीं बताएंगे। मैंने तो एक अल्फाज प्रोसिक्यूटेड मार के फिर कहता हूं, अगर उसको इन्होंने डिस्क्राइब करके हिंदुस्तान को समझा दिया तो फिर कहां डर रहे हो? किसको डरा रहे हो? कौन से भारत का मुसलमान उससे इंपैक्ट और इफेक्ट कर रहा है? कौन सा भारत का मुसलमान उससे पाकिस्तान चला जाएगा? उसी एक वर्ड से बता दो। वही सीए है। सीए जो स्टैंड करता है, ये शराफुद्दीन ने ही समझा दिया हिंदुस्तान को कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए प्रताड़ना और उत्पीड़न के शिकार जो माइनॉरिटी हैं, जो वहां के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वो उनको इंपैक्ट और इफेक्ट करता है। उसके बाद आप भारत के मुसलमानों को कहां डरा रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो भारत से बाहर चले जाएंगे। ये जरूर सच है पांडे जी कि इस वक्त तमाम भारत के शहरों में मुसलमान बाहर है सड़कों पे। ठीक है, ये सच है ना, ये सच है। इलियास शराफुद्दीन जवाब दीजिएगा, एक ब्रेक लेना है। लेकिन यासिर जिलानी, अगर ये सच है तो ये भी सच है कि सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद फेल हो गई है लोगों को समझाने में। आप फेल हो गए अपने कौम के लोगों को समझाने में। यासिर जिलानी साहब, इसका जवाब मैं आपसे भी कहूंगा कि इस मोर्चे पर फेल्यूर नहीं है, इस बात को आप लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? चलिए एक ब्रेक ले लेता हूं, जल्द वापस लौटते हैं। और मैं चाहूंगा जफर इस्लाम और मौलाना शाकर जैदी को एक साथ थोड़ा सा स्क्रीन पर रखा जाए। और चूंकि दोनों आप लोग इस्लाम से हैं,
मुस्लिम कौम से हैं और सरकार का पक्ष रखेंगे, और एक लोग विरोध भी कर रहे हैं, मौलाना शाकर जैदी साहब। शाकर जैदी साहब, स्ट्रक्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि आधे से अधिक जो मुस्लिम हैं, जो कि करोड़ों की तादाद में है, वो या तो गरीब है, या तो कम पढ़े लिखे हैं, या तो पिछड़े हुए हैं। तो क्या उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें बरगलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों को बरगलाने वाला मसला जो है ये तो एकदम सर से परे वाला है। मुसलमानों को बरगलाया नहीं जा सकता है। मुसलमान बहुत ही संजीदा कौम है और बहुत ही पीसफुली कौम है, ये बरगलाने में नहीं आती है। मुसलमान अगर बरगलाना होता तो एक बात बताइए, जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा फाइनल हुआ था, आखिर क्या ऐसी इंपॉर्टेंस थी कि 12 वफात से एक दिन पहले उसका फैसला आता है, लेकिन मुसलमानों ने कितनी खामोशी के साथ उस फैसले को कबूल किया, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। ये मुसलमानों की ये पीसफुली है, ये बरगलाना नहीं है। तो अभी सड़कों पर गाड़ियां किसने जलाई हैं? लेकिन कौन लोग शाकर जैदी साहब, मकसद में कामयाब कानून के विरोध के नाम पर सड़कों पर गाड़ियां किसने जलाई, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। पुलिस पर पत्थर किसने उछाले, ये भी बता दीजिए। थानों को किसने फूटा, ये भी बता दीजिए। ये आपके पास, ये मीडिया के पास इसकी विजुअल्स मौजूद है कि वो कौन लोग थे कि जो पुलिस की वर्दी में पहुंच के, वो कौन लोग थे। नहीं, आप बता दीजिए ना, आपके पास ठोस जानकारी है तो। शाकर जैदी साहब, मेरे पास नहीं जानकारी है। मान लीजिए सरकारी सिस्टम भी फेल है, जफर इस्लाम साहब भी फेल है, आप बता दीजिए। आपके पास अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आपके पास अपनी अदालत है, तो आप बता दीजिए। शाकिर साहब, ये सही है, मुसलमान पहले बरगलाने में नहीं आए, इससे बड़ी अदालत किसके पास होगी, लेकिन अब बरगलाने में आ गए हैं, वो कर दिया गया है। ये तो एकदम अजीब सी बात है। कंधों पर बंदूक खोली जा रही है। एक बात बताइए, क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? नहीं, एक सरकार कभी खत्म नहीं होगा हिंदुस्तान से, खत्म हो चुका है। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हर आदमी बार बार फौज की जरूरत होती है कि नहीं है। आज शाहीन बाग में अगर कुछ लोग शाहीन बाग में अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर जो लोग इस्तेमाल किया जा रहा है ऑर्डर, विरोध प्रदर्शन में जो था शाहीन बाग के लोग नहीं, कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लोग नहीं थे। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, इनका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जफर इस्लाम साहब, देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये जो जितने लोग बैठे हैं, जिनका खून खौल रहा है, जिनको बड़ा गुस्सा आ रहा है सीए से, जिनको बड़ा जुनून आ रहा है, जो जाके बसें जला रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, शराफुद्दीन साहब और ये लोग बैठे हैं जो रिपोर्ट आई, शरफुद्दीन साहब थोड़ा सा मुजाहरा कीजिए, सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। सुन लीजिए शराफुद्दीन, you are an idiot. You don't listen to others. You are an idiot. You don't listen to others. बोलिए प्लीज, साहब एक मिनट फिरोज साहब एक मिनट सुन लीजिए। शरफुद्दीन साहब, आप नहीं निकल सकते। धैर्य से काम लीजिए। आप मुस्लिम समाज को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? आप बोले जा रहे हैं, अरे आप मुस्लिम समाज को बदनाम करने वाले यू देश के बदनाम करने वाले ऐसा आज तुमको वेलफेयर स्कीम में 25%, 22% मुस्लिम समाज के लोग तब कहा जा रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा। अब मौलाना कासिम को बुलाइए, जफर इस्लाम साहब और इलियास शराफुद्दीन, मैं आप दोनों लोगों से कहूंगा थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, जफर इस्लाम साहब और शराफुद्दीन, प्लीज आप दोनों लोग शांत होइए। कासिम जी, एक बात बताइए, संसद के अंदर, संसद के बाहर कभी सीएए एनआरसी डिटेंशन सेंटर का डर दिखाया जा रहा है, अपनी सियासत साधी जा रही है और आरोप सरकार पर कि वो मुस्लिम विरोधी है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है और सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने सही तरीके से समझा नहीं पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब हमारे गवर्नमेंट के रामलीला मैदान पर कहा कि अभी एनआरसी पर बात भी नहीं हुई,
पार्लियामेंट में आई भी नहीं वो जिक्र, इस पर कोई नहीं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ही हमारे गृह मंत्री साहब ने यह कहा था कि अभी जो है सीएए होगा और उसके बाद में पूरे मुल्क के अंदर जो है एनआरसी होगा। आज बताइए नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है? केरल के जो सीएम साहब हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है? पंजाब के जो सीएम हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है? हजारों की तादाद में हर शहर में हर कौम के लोग आज जो CAA के खिलाफ रोड पर आ चुके हैं, क्या वो समझदार नहीं है? क्या कोई उनको इस्तेमाल कर सकता है? इतनी बड़ी तादाद को मैं समझता हूँ कि कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता और न कोई उनको बहका सकता है। आज ये इंदौर के अंदर भी शाहीन बाग कैद कर चुके हैं। हर स्टेट के अंदर अभी दिल्ली में एक ही शाहीन बाग सुनने में आता था, हर बड़े शहर में आप देख लीजिए जो शाहीन बाग है। और उसमें जो है उसको सभी नागरिक शरीक हो रहे हैं। भारत का जो दस्तूर है, भारत का जो आईन है, वो ताकत देता है और आपको यहाँ रहने का भावना देता है। आप समझदार आदमी ठीक है, एक मिनट। यासिर गिलानी और मौलाना कासिम खान साहब, मौलाना कासिम खान साहब एक मिनट। यासिर एक मिनट। एक छोटा सा सवाल और फिर उसके बाद फिरोज भट्ट साहब आप अपनी बात रखिएगा। और कासिम जी आपसे एक छोटा सा सवाल और उम्मीद करता हूं 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं फिरोज साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा कि सरकार समझा नहीं पाई, तो क्या इसी का फायदा उठा लिया? क्या बरगलाने के लिए सरकार समझाने में फेल हुई, तो क्या इसी का फायदा उठा लिया सड़क पर आग लगाने के लिए? नहीं। क्या हुआ कि सब लोग, मैं 10 मिनट के अंदर बोलूंगा लेकिन आवाज चुप होगी। नहीं 10 मिनट नहीं 10 सेकंड सर। मैं इंदौर का रहने वाला हूं और यहाँ के लोग, हाँ 10 सेकंड। देखिए मोहतरम जनाब, मैं आज आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री के तरफ से और हमारे गृह मंत्री के तरफ से और हमारी गवर्नमेंट के तरफ से अलग अलग जो बयान आ रहा है, जो उनके भाषण आ रहे हैं, उसकी वजह से पूरे भारतीय कंफ्यूजन के शिकार हैं। सभी परेशान हो चुके हैं, सभी दिक्कत में हैं कि एक साफ लोग बैठे हैं। अब कोई बयान अलग नहीं आ रहा है। वजीर आजम ने क्लियर कर दिया है, आप समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए यासिर साहब और कासिम जी, अगर आप कानून और यासिर एक मिनट हैं तो कहाँ आप? कासिम जी अगर प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया तो बहस वहां पर समाप्त हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान चला जाएगा जो ठीक है। यासिर एक मिनट आप शांत रहिए। फिरोज भट्ट साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जा रहा है कि ठीक है, अब वो क्या एक मिनट आप दोनों शांत होइए ना प्लीज। ठीक है। हमारे प्रिंसिपल साहब जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, जो उनके जो टीचर हैं, दूसरे जो मंत्री लोग हैं, जो MLA हैं, जो सांसद हैं, वो लोग भ्रम फैला रहे हैं। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी बात शहर में जाकर आपको मेरी आवाज आ रही है कासिम भाई? एक सेकंड, आपका 1 मिनट से ज्यादा हो गया। सुनिए, आपने बड़े मार्के की बात कही। सुनिए, बड़े मार्के की आपने बात कही कि इस चीज को NRC है या NPR है या जो भी कुछ है, ये CA है, इसको सरकार कायदे से समझा नहीं पाई। देखिए मौजूदा पोजीशन क्या है, एक डेडलॉक हो गया है। मुसलमानों को ऑपोजिशन मिसयूज कर रही है, उनको भड़का रही है, उनको एनआरकी पे लाने की कोशिश कर रही है, एक सिविल वॉर की पोजीशन पैदा करने की कोशिश कर रही है। इससे मुसलमान को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। हम नहीं चाहते स्टेट और मुसलमानों के बीच में कोई आमने सामने की बात हो। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, ये जो आपका चैनल है इंडिया न्यूज बहुत बड़ा चैनल है, जो भी मेरी बात सरकार का कोई बड़ा टॉप ऑफिसर सुन रहा हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेडलॉक को छोड़िए। मुसलमान जो बैठे हैं, चाहे शाहीन बाग में बैठे हैं या बॉम्बे में या लखनऊ में, जहां बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, उनके बीच में जाएं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, होम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं, तो उसमें आपके बड़े बड़े लोग हैं, मीनाक्षी लेखी जैसे लोग हैं, वो समझा सकती हैं खवातीन को शाहीन बाग में, या सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हैं, संबित पात्रा जैसे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं। और यहाँ हमारे चैनल पे हमारे भाई जफर सलाम साहब बैठे हैं, इनको भेजिए पब्लिक में, ताकि लोगों का डर दूर हो, मुसलमानों का डर दूर हो, ठीक है। फिरोज साहब एक मिनट ताकि हम सही मानों में आगे बढ़े और 5 ट्रिलियन जो डॉलर की हमारी एक इकोनॉमी है उसको अचीव करें। इन झगड़ों से जफर इस्लाम साहब आखिरी कमेंट आपका। आपने अगर मैं 2013-14 की बजट की बातचीत करूं, उससे ज्यादा हर सेशन में मोदी सरकार ने मुसलमानों पर खर्च किए, तमाम बड़े फैसले लिए गए, उसके बावजूद भरोसे की कमी क्यों है? जो हिंदू मर रहे हैं ना डिटेंशन सेंटर में रोजाना, बम्बन भी मर रहे हैं, दलित भी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं,
इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ठीक है, इलियास शराफुद्दीन का ऑडियो डाउन करिए। एक मिनट जफर आप बोलिए। अरे इनको चुप कराइए, इनका फीडर डाउन कीजिए, फीडर डाउन कीजिए इनका। देखिए मैं कह रहा हूं कि 2013 से आप उठा के देख लीजिए, 5-6 बातें कहूंगा बड़ी संजीदगी से अपने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, कि देखिए सरकारी नौकरियों में 0.96% का इजाफा हुआ है 2000 जब से सरकार हमारी है 2014 से। अगर आप देखिए वेलफेयर स्कीम में, चाहे वो फ्री गैस कनेक्शन है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या चाहे जितनी भी वेलफेयर स्कीम में देखिए, जितना मुस्लिमों की तादाद आबादी है में जो उनका जो परसेंटेज है उससे ज्यादा जो है उनके बेनिफिशियरी। इसलिए अगर गरीब समाज जो स्ट्रक्चर कमेटी में गरीब समाज दिखता है तो वो बेनिफिशियरी भी आज वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, जफर साहब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे यहां पर ब्रेक के लिए।